हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और आज आधुनिक हिंदी काव्य के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि आपको जो हिंदी कविता के प्रथम प्रतिनिधि कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनके काव्य से परिचित कराना और उनके काव्य की विभिन्न विशेषताओं को जानना और किस प्रकार से उनके काव्य में राष्ट्रीय जागरण अभिव्यक्ति हुई है, इसको समझना। तो ये तो हम जानते ही हैं कि 19वीं सदी में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र उनकी आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ हुआ। इसके पहले जो था भारतेंदु जो युग से पूर्व, तो उस समय के जो काव्य को हम रीति काव्य कहते हैं, जो उसके स्वरूप और संरचना दोनों ही दृष्टि में रूढ़िगत, श्रृंगारप्रक और सामंत वर्ग का अनुरंजन करने वाला था, उसका मनोरंजन करने वाला था। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक मकसद के लिए धीरे धीरे अपना राज्य स्थापित कर रही थी। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकल करके ब्रिटिश संसद में आ गई। कुछ कारण रहा उस समय। वो क्या कारण था? मूलतः 1857 की जो स्वाधीनता संग्राम है, जो सैनिक विद्रोह है, वो था। तो कविता दरबारों से फिर निकल करके जनता के साथ संबंध स्थापित करती है। जब जिस समय जैसा राज था, तो उस समय उस प्रकार से उन्होंने कविता लिखा। लेकिन जैसे ही ये 1857 की क्रांति के बाद उनकी जो काव्य में परिवर्तन होता है, इस चीज़ को हम समझेंगे। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र एक अग्रणी साहित्यिक नेता की भूमिका निभाते हैं। हम पूरे आधुनिक हिंदी काव्य में की शुरुआत में देखें, इसलिए उन्हीं के नाम से भारतेंदु युग भी पड़ा है। तो कई उन्होंने साहित्यिक विधा में अपनी कलम चलाई। नाटक हुआ, निबंध हुआ, कविता हुआ। इसके अतिरिक्त वो अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति पत्रकारिता के माध्यम से करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगभग 70 के करीब काव्य ग्रंथों की रचना की है, जिसमें से भक्ति, प्रेम, सौंदर्य, श्रृंगार आदि की रचनाएं हैं। समय और युग के प्रति उनकी जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण वाली भी कविताएं हैं। तो हम सबसे पहले भारतेंदु का जो भक्तिपरक काव्य है, इस पर हम थोड़ा विचार विमर्श करते हैं कि भारतीय साहित्य की इस परंपरा के साथ ही लोक साहित्य और संगीत की परंपरा भी वे बखूबी समझते थे। वो उनकी जो कविताओं का बहुत बड़ा अंश वो भक्तिपरक कविता तो था ही, उसके अतिरिक्त वो लोक साहित्य और संगीत की परंपरा को भी वो समझते थे। तो इस प्रकार से उनकी काव्य में ये छाप देखने को मिलती है। सामंती परिवार, वैष्णव संस्कार और साहित्यिक सृजन के पारिवारिक परंपरा का भी उन पर प्रभाव था। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जागरण की मूल प्रवृत्ति से भी किसी न किसी रूप में वो प्रभावित नजर आती ही है। देखिए, उनकी जो भक्तिपरक कविता है, तो उसमें आप पाएंगे कि कुछ कविताओं में ईश्वर का गुणगान करने, उसके रूप सौंदर्य का वर्णन करने, धर्म की दार्शनिक मान्यताओं को नकारने या पुष्ट करने वाली कविताएं हैं। जिसमें से भक्त सर्वस्व, जो कि 1870 में आई, जिसमें आप पाओगे कि राधा कृष्ण के प्रति भक्ति भाव का व्यंजना करते हुए पुराणों के अनुसार उनके चरण चिन्हों का वर्णन है। वैशाखी महात्म्य, जो कि वैशाख के महीने में स्नान की महिमा का वर्णन है। देवी छद्म लीला, ये 1873 में आई। प्रेम मल्लिका भी 1871 में। प्रातः स्मरण मंगल पाठ 1873 में। दैन प्रलाप, रानी छद्मलीला, इन कविताओं के माध्यम से राधा कृष्ण के प्रेम के महत्व का, ईश्वर के प्रति निवेदन का, राधा कृष्णन के मिलन का वर्णन किया गया है। तो हम ये देख रहे हैं कि उनकी जो शुरुआती जो कविता है, उसमें भक्तिपरक की कविता का पुट है। ये सगुण भक्ति के समर्थक होते हुए भी अद्वैतवाद के दर्शन भारतेंदु के गले से नीचे उतर नहीं पाया। तो ये कुछ मान्यताओं को उन्होंने तर्क की कसौटी पर परख कर बदला भी है। तो वे मूल रूप से क्या हैं? वो सगुण भक्ति के समर्थक हैं। तो अद्वैतवाद उनको नहीं जची। देखिए, यहाँ पर लिखा है वो, अहम ब्रह्म सब मूरख भाख है, ज्ञान गरूर बढ़ाए, तनिक चोट की लगत उठत है, रोई रोई
करी हाय। जो तुम ब्रह्म चोट के ही लागी, रोई तजो क्यों प्राण, हरिचंद हांसी नहीं है करणो ज्ञान विधान। तो इस प्रकार से उनकी जो है रचना है। वे जो आर्य समाज द्वारा जो मूर्ति पूजा और ईश्वर के सगुण रूप का विरोध हुआ है वो भी उनको जचता नहीं था। सामाजिक सुधार की मान्यताओं का, ईश्वर जीव की भिन्नता, बलि प्रथा का विरोध, वेदों का अप्रामाणिक मानना, ईश्वरजन्य नहीं मानना, ये इसके पक्षधर थे। वो ब्रह्म समाज के सामाजिक आंदोलन की भी पक्षधर थे। देश व जो समाज की संपूर्ण उन्नति के लिए जो है चिंतित और प्रयत्नशील भी दिखाई देते हैं इनकी कविताओं को हम पढ़ते हैं तो। जैसे कोई जो है जैन मंदिर में चला गया तो समाज ने उसे नास्तिक करार दिया, तो इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने लिखा है, बात को मूर्ख की यह मानो, हाथी मारे तो हूँ नहीं जिन मंदिर में जानो, जन में तेरे बिना और है दो जो कौन ठिकानो। ये इस प्रकार से उन्होंने कविताएं लिखी हैं। आप जो है वीडियो को पॉज करके जो है इनके बारे में और पढ़ सकते हैं। मैं समय की वो को देखते हुए थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ, ठीक है। भारतेंदु की जो धार्मिक कविताएं हैं उसमें जो है धार्मिक समन्वयवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की ओर भी विकसित करने का प्रयास करती है। तो वो सभी धर्मों को एक मानते हैं। ये इस प्रकार से उनकी कविताओं की जो वो है। अगला हम देखते हैं कि उनकी जो रचनाएं हैं वो श्रृंगार परक काव्य किस प्रकार से थी। तो प्रकृति सौंदर्य, प्रेम सौंदर्य एवं श्रृंगारिक रचनाएं भी उन्होंने लिखी है भारतेंदु ने। तो भक्ति के क्षेत्र में सुर और श्रृंगार के क्षेत्र में बिहारी उनके प्रिय कवि रहे हैं। बारहमासा, होली आदि पर भी भारतेंदु की कविताएं हैं। रीतिबद्ध कवियों की भांति उनकी प्रेम, सौंदर्य और श्रृंगार पर कविताएं किन्हीं राजा दरबार व मनसबदारों की चाकरी में नहीं लिखी गई। ये उनकी कविता का ये है। उनकी कविताएं ऐसी ज़्यादा नहीं है इसमें प्रेम श्रृंगार पर काव्य में। बाद में हम देखेंगे कि वो किस प्रकार की कविताओं को लिखते हैं। शुरू में तो हर कोई इस प्रकार से लिखता, और जिस समय चल रहा था, जिस समय का उनका प्रभाव था, तो ये लिखना लाजमी था। प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु मशरण, देवी छद्मलीला, बसंत होली, प्रेम तरंग, ये सारी रचनाएं इन्हीं की है। रीतिमुक्त कवि जो घनानंद हैं, कठिन प्रेम मार्ग, रीतिमुक्त कवि घनानंद की कठिन प्रेम मार्ग, यह प्रेम को पंथ कराल, महा तरवार की धार पे धावनो है की तरह भारतेंदु का जो प्रेम सरोवर भी बहुत गहरा है। तो उसी प्रकार से जो है ये प्रेम सरोवर है जिस प्रकार से घनानंद लिखते हैं। देखिए, प्रेम सरोवर की यह तीरथ विधि। आप घनानंद पढ़े होंगे घनानंद की कविताओं को, तो घनानंद कवित्व में तो इसी प्रकार से कविताएं देखने को मिलती है। पावस ऋतु के जीवंत चित्रण की जो पृष्ठभूमि है, भारतेंदु राधा कृष्ण के प्रेम लीलाओं का, उनके विरह मिलन का चित्रण ये करते हैं। तो देखिए, पावस ऋतु की जीवंत चित्रण भी जो है वो अपनी कविताओं के माध्यम से करते हैं। भारतेंदु परंपरा से कन्नी काट कर आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। परंपरा से कन्नी काट कर मतलब जो जिस प्रकार से परंपरा चली आ रही थी काव्य लिखने की, उससे वो कन्नी काट करके तो है आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, बल्कि उसे अपना कर उनमें से अच्छा बुरा पहचान कर वह अपने समय से जुड़ना चाहते थे। तो इस प्रकार से है उनकी काव्य विशेषता। हम आधुनिक जो उनकी कविताएं हैं जो बाद में उन्होंने लिखी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जिसमें से पहला हम देखते हैं राजभक्ति। उन्होंने ब्रिटिश राज और देशभक्ति के बारे में लिखी है। भारतेंदु ने प्रथम कविता जो है भारतीय जो उनकी जो है कविता, तो उसमें जो है महारानी विक्टोरिया के प्रति एल्बर्ट की मृत्यु पर 1861 में लिखकर उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है। देखिए, सहानुभूति प्रकट की है, किसके बारे में लिखा है उन्होंने? महारानी विक्टोरिया के प्रति। तो ये पहले जो है उस प्रकार से वो उनकी कविताओं में देखने को मिलती है कि राजभक्ति भी वो लिखते थे। जिस समय जिसका राज था तो उसके जो है वो उसके प्रशंसा में वो लिखे। महारानी के द्वितीय पुत्र ड्यूक ऑफ एडनबरा
ने 1869 में भारत आगमन पर श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखकर भारतेंदु अपना हर्ष व्यक्त करते हैं। ये देखिए, आप वीडियो पॉज करके इस कविता को पढ़ सकते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स के बीमार पड़ने पर भी, है ना, और 1875 में जो है भारत आने पर भारतेंदु ने उनके सम्मान में कविता लिखी है। किनके आने पर? प्रिंस के रूसी राजकुमारी के साथ विवाह हुआ। किसका? प्रिंस ऑफ वेल्स का। तो ये स्वागत स्वागत धन्य तुम भावी राज, ये इस प्रकार से उन्होंने कविताएं लिखी हैं। भारत का दुख जानने के लिए आया हुआ मान करके वह उनके सामने जो है भारत की पीड़ा को जो है कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। भरे नेत्र अंसुअन जलधारा लय उसास यह वचन उचारा। इस प्रकार से जो है वो राजभक्ति उनकी जो है कविताओं में देखने को मिलती है। ब्रिटिश राज के प्रति वफादार रहने का भी आरोप उन पर लगाया जाता है इसलिए। लेकिन शंभुनाथ जी कहते हैं कि प्रश्न करते हैं कि महात्मा गांधी की व्यक्तिगत व्यवहार के स्तर पर अंग्रेजों से क्या बिगाड़ नहीं किया और उनका अनेक अवसर पर सत्कार किया, तो 19वीं शताब्दी के एक राजभक्त परिवार के सदस्य के रूप में यह आशा क्यों करनी चाहिए कि वह उपनिषदवाद विरोधी वैचारिक संघर्ष में सभी अंग्रेजों को एक ही नज़र से देखेगा और उससे मानवीय रिश्ते तोड़ लेगा। मतलब सारे अंग्रेज एक समान नहीं होते, ऐसा उनका सोच रहा होगा, ऐसा शंभुनाथ जी प्रश्न कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से उन्होंने लिखी है। 1857 के पूर्व तो वो अंग्रेजों की नीति जो है क्या थी कि भारत को सिर्फ लूटना है, खसोटना है। लेकिन जब विरोध हुआ 1857 के बाद, राष्ट्रीय संग्राम के बाद जो है ब्रिटिश हुकूमत के आते ही अंग्रेज़ों की नीति का भी गहरा अंतर आता है। तो 1858 के अपने घोषणा पत्र में महारानी ने जो लंबे चौड़ा जो वादा किया है ना, तो हमारी इच्छा यह है कि जहाँ तक संभव हो सके बिना किसी जाति धर्म विभेद के हमारी प्रजा नौकरी के उन पदों पर नियुक्त हो सके जिनके पालन की योग्यता उनमें अपनी शिक्षा योग्यता और ईमानदारी का कारण हो। मतलब हम लोग जो है जिनकी शिक्षा योग्यता है, ईमानदार है, उनको जो है हम अंग्रेजी पद देना चाहते हैं। ऐसा उस समय जो है घोषणा पत्र में हुआ था। तो महारानी ने भारतीयों के धार्मिक विश्वासों में हस्तक्षेप न करने का भी आश्वासन दिया था कि हम लोगों को आपके जो मान्यता है, जो धार्मिक विश्वास है, उस पर जो हम किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भारतेंदु महारानी विक्टोरिया के प्रति इतना सम्मान प्रदर्शित करते थे कि भारत के कल्याण की उनसे अपेक्षा भी करते थे। तो इसलिए जो है उनके बारे में जो है अच्छी अच्छी उन्होंने लिखी है। भारतेंदु ने जो लॉर्ड लॉरेंस है, लॉर्ड मेयो है, लॉर्ड रिपन भी है, उनके प्रति भी लेकर कविता लिख करके जो अपनी श्रद्धांजलि प्रकट की है वो अकारत नहीं थी। उनमें भी उन्होंने कुछ कुछ देखा रहा। लॉर्ड लॉरेंस ने जो है देश की आर्थिक उन्नति के लिए बहुत कुछ किया था। लॉर्ड मेयो ने भी अपने अल्प शासन काल में जो है देसी राजाओं और प्रजा का आदर जो है अर्जित करने के लिए अनेक जो है कदम उठाए थे। उसी प्रकार से लॉर्ड रिपन ने भी अपने शासनकाल के दौरान जो है सुधार के कार्य किए थे। इसलिए भारतेंदु ने जो है रिपनाष्टक, रिपन से रिपनाष्टक, अष्टक शब्द इसमें जुड़ा हुआ है, रिपनाष्टक लिख करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। जय 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 रिपन उदार जयति भारत हितकारी, जयति सत्य पथ पथिक, जयति जन शोक विदारी। इस प्रकार से उन्होंने लिखी है। इसका मतलब ये नहीं था कि भारतेंदु जो है अंध राजभक्त थे, है ना। तो वो लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटन के प्रति भी आलोचना टिप्पणी इस बात की गवाह है। देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या था कि धन को लूट करके ले जाना, और लॉर्ड लिटन के दौरान भी वही 50 लाख से अधिक लोगों की जो है अकाल मृत्यु हो जाना। ये सारे जो चीज़ हैं, तो ये इन कुशासन के जो अनेक त्रुटियां हैं, जो तो उसको जो है भारतेंदु ने कटु आलोचना उस पर की हुई है। पहले तो भारतेंदु की जो कविताएं थी वो राजभक्ति थी, अब फिर वो देशभक्ति संबंधी जो है ये कविताएं लिखने लगे। 1858 से 1881 तक, यानी कि उस समय जो लॉर्ड रिपन के शासन के शुरू होने तक भारतेंदु को जो है राजनीति जो समझ इस प्रकार से थी कि वो जनता के दुखों पीड़ाओं बदहाली आदि पर जो है प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा, कभी लॉर्ड के द्वारा महारानी तक पहुंचाने का अनुनय विनय करते रहे कि वो देखिए भारत की जनता जो है किस प्रकार से त्रस्त है।
महारानी को कहीं ना कहीं वो जनता का हित रक्षक मानते रहे, तो इसलिए वो इस प्रकार से राजभक्ति जो है वो कविताएं लिखती रहे। लेकिन बाद में जो है उनको जो है उपनिवेशी साम्राज्यवाद की सुधारवादी नीतियों की कलई जो है उनके सामने उतरती गई। जब उनको जो है पता चलता गया कि ये तो लूट खटोस का जो है खेल चल रहा है, तो फिर जो है उन्होंने जो है 1881 में जो है विजय वल्लरी, 84 में विजयनी विजय वैजयंती में भारत के दुख कष्टों का खूब वर्णन उन्होंने किया हुआ है। तो कहीं पर जो है महारानी तक इन दुखों को जो है पहुंचाने का आह्वान उसके बाद जो है फिर नहीं है। तो विजय वल्लरी में जो है भारतेंदु ने अफगान युद्ध में भारतीय सैनिकों की वीरता पर हर्ष व्यक्त किया है। किंतु ऐसे युद्ध अंग्रेज क्यों लड़ते हैं, इससे किससे लाभ होता है, उसका स्पष्टीकरण भी वे देते हैं। भारतेंदु की यह बदली हुई समझ जो है नए जमाने की मुकरी में दिखाई देती है। उनकी एक रचना है नए जमाने की मुकरी। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। तो इस प्रकार से जो है अ, उसका अर्थ ये है कि सुधारवादी की जो पोल है इस मुकरी में जो है पूरी तरह से खुल करके सामने आती है कि किस प्रकार से वे भारत को लूट रहे हैं। अंग्रेज अब लड़ाई झगड़े से नहीं, हंसकर चालबाजियों से लूटने लगे हैं। ये इस प्रकार से उन्होंने की अब मान्यता बन रही है। फिर आते हैं राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना जो विजयनी विजय वैजयंती है, इस कविता में लिया जा सकता है कि जो लिखी ही है मिस्र विजय के उपलक्ष्य में, कि किस प्रकार से औपनिवेशिक जो अंग्रेजी राज की जो चालबाजियां हैं, झूठे आश्वासन हैं, उसको नंगा करती आ रही है ये एक रचना। मिस्र विजय का अभिनंदन करते करते अचानक भारत के ऐतिहासिक गौरव के बारे में वो लिखने लगे हैं। भीम अर्जुन नकुल सहदेव की याद वो भारत की वर्तमान दुर्दशा का भी वही वर्णन कर रहे हैं, फिर उनकी याद भी कर रहे हैं ये। तो ये अब कोई ऐसा मौका नहीं खोना चाहते हैं कि जिससे जो भारत की वास्तविक स्थिति, उसकी जो उसके लिए जो जिम्मेवारी है या ऐसे प्रश्नों को वो सामने न लाएं। वो अपनी रचनाओं में ये सब शामिल कर रहे हैं। अब अंग्रेजी राज या ब्रिटिश राज से जो है भारत की यह हालत हुई है कि सुख का लेश मात्र भी नहीं बचा। ये इस प्रकार से अब उनको ये बदला हुआ जो है उनका जो है आ रहा है रचना। हाय सोए भारत भूमि भई सब भांति दुखारी, रहियो न ये कहू वीर सहस्त्र कोश मंझारी। तो 1857 के संग्राम के बारे में भारतेंदु ने इससे पहले कोई टिप्पणी नहीं की थी, उनके बारे में कोई ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन उसके बाद से जो है वो उन्होंने इस प्रकार से अपना वो किया। तो सिपाही विद्रोह को जो है भारतेंदु गलत नहीं मानते, बल्कि उसको कठिन मानते थे। भारतेंदु जो है काश मार्क्स के समकालीन थे और 1857 के प्रति उनका नज़रिया भी क्रांतिकारी था। मार्क्स ने जो इस विरोध को जो है राष्ट्रीय न कहकर मर्यादा दी, लेकिन भारतेंदु ने इसे कठिन कहकर दी। देश की तात्कालीन दुर्दशा का भी भारतेंदु ने यथार्थ चित्रण किया हुआ है, साथ ही उसके कारणों का भी वे खुलासा वे करते चलते हैं, है ना। भारतेंदु की नज़र में भारत की ऐसी दशा का सबसे बड़ा कारण आक्रमणकारी अंग्रेज हैं। दूसरा कारण जो है जनता की खुद जो रूढ़िवादिता है, धर्मांधता है, सामाजिक रूढ़ियाँ हैं। और तीसरा कारण यह है कि आलस्य, अव्यय, झूठी शान शौकत। और चौथा कारण है उनकी कार्य प्रवृत्ति। तो देशवासियों के को जो है ये सब कारण बता करके जो है कविता में ही जो है ये फटकार लगाते थे, उनको सुधारने का वो प्रयास करते थे, आह्वान करते थे कि सब जो है ये ऊंच नीच जाति को छोड़ करके जो है देश के लिए वो आगे आए। तो हम देखते हैं कि समाज सुधार और नव जागरण का भी उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से किया कि किस प्रकार से मध्यकालीन जो भारतीय समाज में है वो रूढ़िवादिता, संकीर्णता, अंधविश्वासी चेतना पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के आलोक में झकझोर कर जगाने का काम जो बंगाल में राजा राम मोहन राय, विश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ ठाकुर, रामकृष्ण परमहंस और उनके जो शिष्य हैं स्वामी विवेकानंद जैसे सरकी विद्वानों ने अपने हाथों में लिया था। तो भारतेंदु जो है यात्रा के शौकीन थे, तो घूमते घामते वो जो है बंगाल से भी जो है चले गए थे। तो
वो वहाँ उनकी जो यात्रा जो थी बंगाल की यात्रा, उनसे जो है उन्होंने लाभ लिया और वहाँ समाज सुधार की प्रगति को देख करके वो आए और फिर खुले मन से स्वीकारा उसको और हिंदी प्रदेश में वो ये ज्योति ले आए हिंदी साहित्य में और खुल करके जो है सामाजिक सुधारों का वो झंडा जो है उठा लिया। स्वतंत्र कविताओं के अलावा जो है नाटकों में लिखी गई जो उनकी कविताएं हैं वो समाज सुधार से ही रिलेटेड है। तो ये था सामंती संस्कार के चलते जो है वो सामंत थे तो उसके चलते जो है भारतेंदु स्वयं एक रसिक मिजाज के थे, तो उनकी दो प्रेमिकाएं थी, लेकिन नारी के प्रति उनका दृष्टिकोण जो है वो सुधार था। मतलब वो जो है उनकी शिक्षा के हिमायती थे, वेश्यागमन के खिलाफ थे, नारी को जो है पुरुष के बराबर मानने के पक्षधर थे। उनकी जो पत्रिका है स्त्री उपयोगी पत्रिका, ये पूछता है कभी कभी कि क्या है उनकी स्त्री उपयोगी पत्रिका, तो बाला बोधनी, बाला यानी स्त्रियों को कहा गया है, तो बाला स्त्रियों को जो बोध मिले, तो ऐसा इसका प्रकाशन भी उन्होंने शुरू किया। जो हरि सोई राधिका सोई जो हरि सोई राधिका, जो शिव सोई शक्ति, जो नारी सोई पुरुष, या में कुछ न विभक्ति। उसमें कोई जो है अलग नहीं है, वो उसमें कोई किसी प्रकार से वो अलग पुरुष से अलग है ऐसा नहीं है, उनके साथ साथ वो चलने वाली है, ऐसा इस प्रकार से इसका है अर्थ। भारतेंदु स्वयं विधवा विवाह के समर्थक हो गए थे। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, जो ये है बंगाली जो पात्र के द्वारा जो है उच्चरित यह श्लोक विद्यासागर से ही प्रेरित था। नष्ट हो जाने पर, किसके नष्ट हो जाने पर, पति के नष्ट हो जाने पर, मर जाने पर, लापता हो जाने पर या नपुंसक हो जाने पर, पतित हो जाने पर, ये जो 5 प्रकार की विपत्ति में पड़ी जो स्त्रियां हैं उसके लिए दूसरे पति का भी विधान है। ऐसा नहीं है कि उसी के साथ वो गले मर गई, वो अपना जीवन साथी फिर से चुन सकती है, ऐसा इस प्रकार से उन्होंने वो लिखा है। हम आगे देखते हैं कि छुआछूत, बाल विवाह, जन्म पत्र देखकर विवाह करना, विदेश गमन पर रोक, मूर्ति पूजा आदि ढकोसले अंधविश्वासों का जो है भारतेंदु ने खुलकर विरोध किया है कि ऐसा ही चीज़ है जो समाज को रूढ़िवादी बनाकर पतन कर रहा है भारत का, ऐसा उनका मानना है। समाज की रूढ़िवादिता का विरोध करते हुए भारतेंदु जो है शिक्षा और अपनी भाषा के प्रति उदासीनता के प्रति भी वो चिंता व्यक्त करते हैं। अंग्रेजी का मकसद अंग्रेजी शिक्षा द्वारा ऐसे लोगों की जमात खड़ी करना है जो प्रशासन में सहयोग दे सके, उनके जो बाबू बन सके, उनके काम में हाथ बटा सके। इस प्रकार से वो अंग्रेजी शिक्षा को लेकर आए थे अंग्रेज लोग। तो नव जागरण की इस प्रवृत्ति के जो पक्षधर में थे ये भारतेंदु जी, और वो चाहते थे कि लोग जो है अंग्रेजी सीखें और जो है इसलिए सीखें ताकि जो है विश्व की जो ज्ञान विज्ञान से वो परिचित हो सकें। लखहु न अंग्रेजन करी उन्नति भाषा माही, सब विद्या के ग्रंथ अंग्रेजन माह लखही। सबको देखिए, सबको पढ़िए, अंग्रेजी को भी पढ़िए, अंग्रेजी के साथ साथ जो है निज भाषा है उसकी उन्नति पर भी जोर शोर से वो पक्ष लेते हैं। हिंदी की उन्नति पर जो है व्याख्यान में वो कहा है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को शूल। कि बिना अपने निज भाषा के ज्ञान से आपकी जो हृदय में जो पीड़ा है वो नहीं मिट सकती, इसलिए अपनी भाषा मातृभाषा सीखना तो बहुत ज़रूरी है। वो अंग्रेजी पढ़ने के पक्षधर भी थे और साथ ही साथ अन्य भाषाओं का ज्ञान भी वो आवश्यक मानते थे। यहाँ पर है कि अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। तो ये अंग्रेजी का भी वो समर्थक थे, उसको पढ़ना, और जो है निज भाषा का भी वो थे। तो इस प्रकार से आपको जो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि साहित्यिक क्षेत्र में जो भारतेंदु के जो योगदान क्या था, उसका महत्व क्या था। देखिए भारतेंदु मंडल, आप लोगों ने ये नाम सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा, जिसमें जो है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दास व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी, लाला श्रीनिवास दास के नाम जो है उल्लेखनीय हैं। और इस मंडल के अधिकांश जो लेखक हैं, जो उनकी एक अपनी पत्रिका भी थी, वे अपना पत्र भी चलाते थे। हिंदी का प्रचार प्रसार के साथ जो है नव जागरण और समाज सुधार का भी व्यापक अभियान उन्होंने चलाया हुआ था, जिसमें जो है
उस समय जो उठाए जाने वाले जो मुद्दे हैं, उस समय जो आयोजित जो बहस के माध्यम से जो है जन जागरण की भावना का प्रचार प्रसार होता था। धार्मिक अंधविश्वास, सामाजिक रूढ़िवादिता, छुआछूत, उच्च नीच की भावना, इसका जो है विरोध होता था। पारस्परिक मेल मिलाप, समानता और स्वतंत्रता की भावना के महत्व को जो है भारतेंदु और उसके जो मंडल के जो लेखक हैं वो अपने तालमेल के साथ जो है अपने लेखन और पत्रिका के माध्यम से जो है वो फैलाते थे। तो ये इस प्रकार से हमने आज जो है डिस्कस किया भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य के बारे में। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। क्या ऐसे ही चाहते हैं कि और भी टॉपिक को हम लेकर के आए, तो नीचे कमेंट कीजिए और ये चैनल को जो है आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।